इवनिंग बेटा। ओम आपको भी वो मेरे को असाइनमेंट शेयर करके है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर है सबको? मुझे कल इवनिंग तक वो चाहिए, किसी भी हाल में असाइनमेंट चाहिए, उसको कंप्लीट करो। इतना बड़ा चैप्टर है नहीं बेटा वो, ठीक है? क्योंकि जब वो आप चैप्टर कंप्लीट करोगे तभी मैं संडे को फिर केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी भेजूंगी, और केमिकल बॉन्डिंग के लिए मैं आप लोगों को 3 दिन दूंगी करने के लिए। कोई नहीं बेटा, जब तुम थोड़ा सा सही बेटर फील करो अंकिता, तब तुम भेज देना मेरे को, ठीक है? मैंने इसके लिए 2 दिन दिए हैं तुम्हें, केमिकल बॉन्डिंग के लिए मैं तुम लोगों को 3 दिन दूंगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? तो अब केमिकल बॉन्डिंग में भी अगर मान लो तुमसे सारा चैप्टर नहीं होता, तुम लोगों को पता है मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ तुम्हें बताया हुआ है ना? यस मैम। है ना? उसको कर लेना, ठीक है? पहले अपना ये करो, उसके बाद बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है? चलो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डी ब्लॉक जो है कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम एफ ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है मेरा बेटा? चलो, तो आज हम कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, कुछ डी ब्लॉक एफ के नहीं, सिर्फ डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। 2 ही टाइप के आपको करने हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। उनकी रिएक्शंस करनी है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को समझना है, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोगों को सोल्व करना है। अगेन द इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो मैं आज कराने वाली हूँ। तो कान खोल के, आंखें खोल के ध्यान से सुनना है जो मैं बता रही हूँ। जैसे अभी तक सुनते आए हो वैसे ही आगे से सुनना है। अभी तक हम ऑलरेडी क्या क्या मेन चीजें कर चुके हैं जो आप लोगों को करना ही करना है, मतलब जिसके बिना तो आपका डी ब्लॉक माना ही नहीं जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, क्योंकि तभी आप मैग्नेटिक मूवमेंट बता पाओगे। आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि कौन कलर है कौन कलरलेस है, ठीक है? और आपको क्या पता होना चाहिए, एलओएफ और इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है? ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों को अभी कुछ बताई हैं 2-3 दिन में, वो आप लोगों को करना है। क्लियर है सबको? गुड इवनिंग मिस। यस मैम। ठीक है। अच्छा, कल वाले डीपीपी आप लोगों ने कर लिया था मॉड्यूल से देखकर? यस मैम। यस मैम। आई होप हो गया होगा। अगर डाउट था तो पूछ लेना मुझसे क्लास के एंड में, अगर वो रिजोल्व हो गए तो भी ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज क्लास के मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है? चलो, अब तुम लोगों का 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। अब पता चलेगा तुम लोग कितना पढ़ रहे हो क्लास में। अगर तुम ये सिर्फ क्लास में भी पढ़ रहे हो ना डीएनएफ लोग, तो भी तुम आराम से कर लो। अब इसका मतलब नहीं है घर पे नहीं पढ़ोगे। करो मेरा बेटा, हैंड रेज कीजिए सारे बच्चे। वेरी गुड मोनिका, अक्षरा, तमनप्रीत, अपूर्वा, सिद्रा, शाबाश। वेरी गुड अलजिया। अलजिया आपने पढ़ा हुआ है ये बेटा? नहीं, फिर आपने हैंड रेज क्यों किया? बस थोड़ा सा कनेक्टिव लग रहा है। हाँ? अच्छा, कनेक्टिव लग रहा है, ओके। अंकिता आप बताएंगे बेटा मेरे को, विच वन इज करेक्ट? मैम फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन बी और डी लग रहा है। मैम फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट ए और सी लग रहा है। सबको ए और सी लग रहा है मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। शाबाश, ये हुई ना मेरी बात, ये हुई ना मेरे बच्चों वाली बात। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज एग्जिबिटेड इन, ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन के साथ अगर वो होता है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +7, फ्लोरीन के साथ होता है तो वो मैक्सिमम +4 की दिखा सकता है, ये सबको पता है। अब उनको पूछ रहा है कि Mn2O7 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है आपको, 4 ABCD, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। तो पहला उसका स्ट्रक्चर ही बना लो तुम लोग, हालांकि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, याद करो, ये एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आया क्वेश्चन, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो दोनों अगर मैग्नीज का ज्योमेट्री देखो, दोनों मैग्नीज की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो ये ठीक है, बी तो हो ही नहीं सकता,
ठीक है, और अगर बी नहीं हो सकता तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन वैसे ही नहीं हो सकता। और इसमें MNO MN ब्रिज बॉन्ड है, तो यानी कि सी भी ठीक है, डी गलत है क्योंकि इसमें MN NN बॉन्ड नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी। वेल डन एवरीवन। ठीक है मेरे बेटा, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये तुम्हारा आया था नीट 2023 में। नीट अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो प्लीज जूम कर लो, ये तुम्हारा आया था नीट 2023 में। आज एक दो न्यूमेरिकल आएंगे इस चैप्टर में, मतलब न्यूमेरिकल इन द सेंस वो रिडॉक्स रिएक्शन का ही टॉपिक है जो इसमें आएगा, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन के न्यूमेरिकल ही इसमें बनेंगे। तो एक बार आप ये कर लो, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। करिए बेटा, ये इसमें से पूछे इनकरेक्ट बताना आपको। नम्रता आ गई, नम्रता? यस मैम। नम्रता आपको भी बेटा जो वो मैंने पीरियोडिक वाले का असाइनमेंट भेजा था वो करके भेजना बेटा कल इवनिंग तक, ठीक है? तुम सबको ही भेजना है, मतलब जिनका मैंने नाम लिया उनको भेजना है, और जिनका नहीं भी लिया सबको भेजना है, मतलब पूरी क्लास में जितने भी तुम लोग बच्चे बैठे हो ना जो ग्रुप में एक्टिव हैं उन सबको भेजना है, ठीक है? अब ये नहीं होगा कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंडर भेज रही हूँ ग्रुप में। कल इवनिंग तक का मतलब कल इवनिंग तक उस चैप्टर को कंप्लीट करो और भेजो, एंड मेरे से डाउट पूछने पूछो। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बाकी सबको हो रही है क्या? यस मैम। यस मैम। काजल नेटवर्क इश्यू तो नहीं है बेटा? आज HP में बारिश भी हो रही है शायद, हिमाचल में। अपूर्वा एंड मोनिका ने अपना हैंड रेज कर लिया है। आई एम वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। भूल गए? NCERT की लाइन से ही आया हुआ है क्वेश्चन। चलो करो। वेरी गुड अक्षरा। हाँ बस, नहीं हुआ बाकी किसी का भी? अपेक्षा, रानी, जानवी, नम्रता, करो भाई। तमनप्रीत, काजल, काजल बिष्ट, काजल आई हुई है। काजल बिष्ट आपको भी वो भेजना है असाइनमेंट। जानवी क्या आएगा बेटा? CND ओनली? यस देखो CND आएगा। अब देखो आपसे पूछे इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट। इधर आओ। इनकरेक्ट कैसे चेक करोगे? पहले ये चेक कर लो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड इन, ठीक है ना? जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है ना? तो ये तो ठीक है, बी तो ठीक है। तो अगर बी ठीक है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि उसने पूछे कौन सा गलत है, ठीक है? अब हमें बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हम। बेसिक करेक्टर देखो, बेसिक करेक्टर कह रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, बट ये तो गलत था ना। ऑर्डर तो ये बेसिक करेक्टर का है ना। V2O5 तो तुम्हारा एम्फोटेरिक होता था और ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, तो यानी कि सी गलत है। और अगर सी गलत है तो यानी कि ऑप्शन कौन सा वाला आप लोगों का ठीक होगा? बी। ध्यान रखना एग्जामिनर ने बहुत पूरी तरह घुमा दिया था बच्चों को। क्यों? उसने पूछा इनकरेक्ट और यहाँ पे वो लिख रहा है चूज द करेक्ट आंसर, तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहे हो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो तो ऑब्वियसली बात है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है, ऑलरेडी तीनों सब्जेक्ट आ रहे होते हैं उसमें, तो वहां पे
हाई चांसेस हैं कि आप ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट को गलत पढ़ने की वजह से गलत कर दो। तो आपसे ध्यान से पूछना, जब भी आपसे पूछो ना इनकरेक्ट फॉल्स, उस पे ऐसे हाईलाइट कर लिया करो, ऐसा मार्क कर लिया कीजिए पेन से कि क्या पूछा है, ठीक है। बाकी इधर देखो V2O4 डिजोल्व इन एसिड नहीं, V2O5 ये देता है। क्रोमियम का ऑक्साइड बेसिक होता है, क्रोमियम ये Cr2O3 जो एम्फोटेरिक, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है। और वो कह रहा है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट स्कैंडियम आयनिक होते हैं, मैंने कहा था जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो आयनिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कोवेलेंट नेचर होता है। हो जाएगा ये CND ओनली। ये वाला क्वेश्चन करो, ये आया था नीट 2023 में मणिपुर में। सोचो समझो, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करो बेटा। अपेक्षा क्या लग रहा है बेटा? डी ऑप्शन मैम। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन? यस मैम। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एक बार फिर पढ़ो, एक बार अपेक्षा इसको ना, स्टेटमेंट 2। अलजी आपको क्या लग रहा है? नम्रता आपको क्या लग रहा है बेटा? नम्रता ए ऑप्शन है। मिस ऑप्शन है। नम्रता ए ऑप्शन क्यों है आपके अकॉर्डिंग बेटा? एक्सप्लेन करो मेरे को फटाफट से। नम्रता। मैम क्रोमियम ऑक्सीडाइज स्टेट इज 2, मैग्नीज इज 3। हाँ, तो रिड्यूसिंग एजेंट है मैम। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है नम्रता? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, होता क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, ये पूछने में। जो दूसरों को, इसमें जो दूसरों को, नम्रता बोलो। इसमें वही मैं पूछ रही हूँ, बोलो। जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करे। तो Mn+3 किसमें स्टेबल है? Mn+2 में है ना, और क्रोमियम+2 किसमें है? क्रोमियम+3 में है स्टेबल। मैंने कल भी, याद करो, बताया था। क्रोमियम+2 टाइटेनियम+2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेनेडियम 3+, मैग्नीज 3+, और कोबाल्ट+3 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा लिखा हुआ है ये, मतलब देख पा रहे हो? मैंने बोला था, मैंने बोल दिया, उल्टा बोल दिया। मैंने बोला था क्रोमियम और टाइटेनियम 2+ क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि ये क्रोमियम+3 में ज्यादा स्टेबल है और ये टाइटेनियम 4+ में ज्यादा स्टेबल है, जबकि मैग्नीज 3+, मैग्नीज 2+ में ज्यादा स्टेबल है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत है।
फिर वो बोल रहा है कि स्कैंडियम 3 कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये तुमने थोड़ा फिजिक्स में पढ़ा होगा। रिपेल्ड कौन, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख देते तो वो रिपेल करते हैं। Yes. चेक करो क्या ये डायमैग्नेटिक है? यस मैम, यहाँ पे D0 है, एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक है। और अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो वो क्या करता? Repel नहीं Attract करता, करता। attract करता है। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारी ठीक है, कहाँ गई ये रही, और स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से समझो मैं बोल क्या रही हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ KMNO4। KMNO4 है आपके सिलेबस में, और आपके सिलेबस में है K2Cr2O7, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। बहुत सारी रिएक्शंस हैं इसमें, नो डाउट, बट डोंट वरी, मैं आपको क्लास में ही आज याद करवा के भेजूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये आता है कि आप किस तरीके से इसका नाम है पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट, नाम ध्यान रख लो इसका, पोटेशियम परमैग्नेट। और ये पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है। अभी मैं इसकी शक्ल भी दिखा दूंगी आपको। ठीक है, तो पोटेशियम परमैग्नेट ये बहुत आपने अपने लैब में भी देखा होगा। अगर कोई लैब आप लोगों के स्कूल में लैब होता है, हाँ, तो यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको आप टाइट्रेशन में यूज करते हो। वो जो आप वो टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट करते हो, ब्यूरेट में आप Yes, miss. को लेते हो। यस, उसको जिंक उसके साथ मिक्स करते हैं। एसिड, ठीक है। तो आप नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी निकालने के लिए जो है काफी पॉपुलर टाइट्रेशन आपकी KMNO4 की टाइट्रेशन है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ, मोहर सोल्ट के साथ। ठीक है, तो उसी के बारे में हम उसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो ये है, आप लोग आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके नोट्स रहने दे सकते हो, NCERT में आपके दिया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो KMNO4 को। तो KMNO4 को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या लेते हैं, देखो इसमें ना सच बता रही हूँ, समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करनी है रिएक्शन। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें निकल के आएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अदरवाइज बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ समझाने वाला हो, ऐसा नहीं है। अगर रिएक्शन आती है क्वेश्चन कर दोगे, नहीं आती है तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप क्या लेते हो, मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, पायरोलिसाइट और भी बोलते हो। ठीक है, इसका नाम है पायरोलिसाइट और। पायरोलिसाइट और क्या है, मैग्नीज का ऑक्साइड ही है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। अगर आपको बैलेंसिंग याद होती तो ठीक है, मेरे मतलब मत करो बैलेंसिंग, चलेगा। ठीक है, अगर बेटा आप मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन कॉस्टिक पोटैश के साथ कराते हो, ये क्या आपका KOH बेस है। ठीक है, और इसमें क्या लेते हो, O2 लेते हो। अगर इन दोनों का फ्यूज मिक्सचर लेते हो, और जब आप उसकी रिएक्शन कराते हो MnO2 के साथ, मेरा बेटा मैं कलर ये वाला ले लेती हूँ, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है K2MnO4। क्या मिलता है मेरा बेटा, K2MnO4 मिलता है। और K2MnO4 क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। KMNO4 क्या था, पोटेशियम परमैग्नेट। इसको कई बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, MnO4 नेगेटिव, इसको बोलते हैं परमैग्नेट आयन। अगर आप इसका काउंटर आयन को पोटेशियम प्लस ले रहे हो तो वो हो जाएगा पोटेशियम परमैग्नेट। ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेट आयन। क्लियर है? और ये कौन से कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का। मैं ग्रीन से ही लिख देती हूँ, ये होता है ग्रीन कलर का। क्लियर है? यहाँ तक क्या किया मैंने, MnO2 की रिएक्शन कराई है, क्योंकि बेटा डायरेक्ट पेपर में उठ के आती है ये रिएक्शन। MnO2 की रिएक्शन कराई किसके साथ, फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ KOH और O2 के साथ। ठीक है, तो आपको क्या मिला मेरा बेटा, पोटेशियम मैग्नेट मिला, विच इज ग्रीन इन कलर। ठीक है जी, या तो आप इससे भी बना सकते हो, या आप मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर मान लो पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करा रहे हो, दोनों ही बेस है, KOH भी बेस है और K2CO3 भी है, और इसकी रिएक्शन कराते हो KNO3। समझ रहे हो आप, कौन मतलब अल्टरनेटिव है। आप KOH और O2 का मिक्सचर भी ले सकते हैं, आप K2CO3 का और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का भी मिक्सचर ले सकते हैं। इससे भी आपको क्या मिल सकता है, पोटेशियम मैग्नेट मिल सकता है। ठीक है जी,
ठीक है। अगर उसके बाद आप जो पोटेशियम आपका मैग्नेट है जो कि ग्रीन कलर का, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आपको क्या मिल जाता है मेरा बेटा, आपको फाइनली वो मिल जाता है जो आप बनाना चाह रहे हो, दैट इज KMnO4। ये इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये होता है डार्क पर्पल कलर। कौन से कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर। साथ ही साथ क्या मिलता है आपको, MnO2 मिलता है। MnO2 का कलर क्या होता है, ये ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, ये ब्राउन सॉलिड पाउडर होता है। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, ब्राउन ब्राउन ब्लैकिश सा आपको पाउडर दिखाई देगा। और KOH क्या है, यहाँ पे बेस है। ठीक है, मतलब आप पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा। और जब आप पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस उसकी कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आपको फाइनली वो मिल जाता है जो आपको चाहिए होगा। ठीक है, एक बार आंखें बंद करो, क्या बताया मैम ने, MnO2 की रिएक्शन KOH और O2 के फ्यूजन मिक्सचर के साथ कराओ, पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा। या आप पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कराओ तो आपको पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा। अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो आपको KMnO4 मिलेगा, जो कि डार्क पर्पल कलर का है, साथ ही MnO2। और आपको इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होने चाहिए। K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, MnO2 में इसकी होती है +4। क्या ये निकालने आती है तुम लोगों को? तमनप्रीत, अपूर्वा, ज्योति, काजल, अंकिता, नम्रता, क्या ये निकालने आती है? आनी चाहिए निकालने। अगर ये नहीं आती निकालने तो गया क्वेश्चन फिर हाथ से। ठीक है मैम। यस बेटा। मैम जो नीचे वाले 2 रिएक्शन है वो एनसीईआरटी में नहीं है। कौन सी 2 रिएक्शन, ये वाली? मैम यस है, पता कैसे, उसने थ्योरेटिकल उसमें लिखा हुआ है, थ्योरी में लिखा हुआ है। जब तुम थ्योरी पढ़ोगे ना उसमें ही लिखा होगा ये, ओके मैम। पढ़ लो बेशक। ठीक है, तो ये आपका पहला था। दूसरा, अगर मान लो आपको लैब में प्रिपेयर करना है KMnO4 तो कैसे कर सकते हो? तो आप ऐसे कर सकते हो, Mn2+ की प्रेजेंस में, इधर देखो, अगर आप Mn2+ ले रहे हो, मतलब कोई ऐसा सोल्ट है जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, अगर आप उसकी रिएक्शन कराते हो परऑक्सो डाइसल्फेट के साथ, याद करो ये क्या था तुम्हारा, मार्शलस एसिड था। अब तो तुम्हें पता भी चल गया होगा, P ब्लॉक में मैंने बताया H2S2O8 परऑक्सी लिंकेज है इसमें। परऑक्सो लिंकेज जब मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट था, याद करो, इसके क्वेश्चन भी आए हुए थे नीट में। ठीक है, Yes, और ma'am. जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, जो आपको चाहिए था वो मिल जाता है, MnO4 2 नेगेटिव। MnO4 2 नेगेटिव। क्या नोटिस किया आपने, Mn+2 किस में चेंज हो रहा है, +7। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, यस मैम। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि किस तरीके से बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और H2OH 2 नेगेटिव अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और ये खुद किस में चेंज हो जाएगा मेरा बेटा, सल्फेट में चेंज हो जाएगा। सल्फर यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाँ जी अपूर्वा। बाय प्रोडक्ट पे याद करना है। ना जो जो याद करने में बता रही हूँ। Mn+2 किस में चेंज होगा ये पता करना है आपको, H2OH 2 नेगेटिव किस में चेंज होगा, सल्फेट में चेंज होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में ये रिएक्शन कैसी लिखी है, ये रिएक्शन बैलेंस करके लिखी है, तभी वहां पे वाटर लिखा हुआ है, H+ लिखा हुआ है। बट ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां मैं बताती हूँ चलो। ठीक है, जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां मैं बताती हूँ चलूंगी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। हो जाएगा क्या? यस मैम। देखो याद तो करनी पड़ेगी, रिएक्शंस है, याद करनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब 4 दिन तुमने निकाल दिए इस चैप्टर के, 2 दिन और निकालना है। ठीक है, तो तुम्हें करना है। एंड डोंट वरी, जब अपनी लास्ट क्लास होगी अपन काफी सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर तक। अगर मान लो तुम्हें इंडस्ट्रियल वे में प्रिपेयर करना है KMnO4 को, इंडस्ट्रियल उस पे क्या बोलते हैं, उस मेथड से करना है, तो कैसे कर सकते हो? अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा देते हो इलेक्ट्रोलिसिस करा के, ठीक है,
तो ये किस में चेंज हो जाता है, पर मैग्नेट में। मैं पहले बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करना है करो, नहीं करना नहीं करो, मेरी तरफ से पूरी फ्रीडम है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीज, ठीक है, कि आप इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा रहे हो, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंट है। इस कलर का दिखता है, वैसे तुमने लैब में भी देखा होगा, लैब में तुम्हें जो लैब अटेंडेंट होते हैं वो तुम्हें उसका सोल्यूशन बना के देते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ये तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ये, लेकिन ये डार्क पर्पल कलर है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर पे अगर तुम पानी में इसको मिलाओगे तो सोलुबल नहीं होगा, तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा तब वो सोलुबल होगा पानी में, क्लियर है। अगर तुमने ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, मान लो 1513 केल्विन पे, क्या होता है, जो KMnO4 होता है वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। किस में डिकम्पोज हो जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो जाता है, और MnO2 O2 में, मतलब जिससे तुमने बनाया था ना इसको, उसी में ही क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है एट हायर टेम्परेचर। मिस कौन से, एक मिनट रुक जाओ अलजिया, और कौन से टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है, ये 513 केल्विन पे होता है, याद कर लेना, ये टेम्परेचर NCERT में लिखा हुआ है। यस अलजिया। मिस इसको मतलब ऐसे इसके सॉलिड स्टेट में यूज नहीं किया जा सकता, डाइल्यूटेड ही यूज कर सकते हैं। बेटा जब आप टाइट्रेशन करते हो ना, तो आपको इसका लिक्विड सॉल्यूशन ही बनाना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप इसकी टाइट्रेशन कर पाओगे ना मेरा बेटा, ठीक है। बट हाँ, लैब में जहां जहां जरूरत होती है इसका, हम सॉलिड फॉर्म भी यूज करते हैं, बट टाइट्रेशन में इसका आप सॉल्यूशन बनाते हो, पानी में इसका सॉल्यूशन बना के Yes. आपको मिला जाता है, ठीक है, तो वो यूज करते हैं, ठीक है। वैसे होता किस फॉर्म में है, ये इस टाइप के फॉर्म में होता है जैसे आप लोगों को दिख रहा है पिक्चर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल है ये पोटेशियम क्लोरेट के साथ। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, सेम स्ट्रक्चर। यस मैम। अगर तुम नोटिस करोगे, हालांकि मैं इसका स्ट्रक्चर अभी बताऊंगी तुम्हें, MnO4 नेगेटिव का, KClO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने तुम्हें शायद बताया भी था P ब्लॉक में, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। तो अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल है, और जो MnO4 नेगेटिव का, या तुम बोलो KMnO4 का स्ट्रक्चर होता है, वो भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, इस तरीके से वो बनता है। तो दोनों ही क्या है, आपस में आइसोस्ट्रक्चरल है। जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो NCERT की लाइन से ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उससे बाहर तुमसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस वाले टॉपिक से कुछ ऐसी भी रिएक्शंस है जो NCERT में नहीं है बट तुम्हारे पेपर में आई हुई है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन तो मैं आज करवा दूंगी, कुछ 5-6 रिएक्शंस रह जाएंगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी आप लोगों को, क्योंकि है कुछ ऐसी रिएक्शन है जो NCERT में मेंशन नहीं है, बट यस दे आर इम्पोर्टेंट, तो वो अपने को पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से KClO4 स्ट्रक्चरल है, आइसोस्ट्रक्चरल है KMnO4 के, क्योंकि MnO4 का क्या स्ट्रक्चर होता है, यस मैम, यही होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है जी। अच्छा, कितने बॉन्ड बना रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7, क्यों बना पा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहा है ना, याद करो, 4s2 यस 3d5, मैम। ठीक है, ओके। और ऑक्सीजन का क्या होता है, 2s2 2p4, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 3, देख पा रहे हो, सिग्मा बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 3, और पाई कितने, 3 नहीं 4, 1 2 3 4, और पाई कितने बने हुए हैं, 3। तो सिग्मा बने हुए 4 और पाई बने, तो तुम देख पा रहे हो इनमें किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। p ऑर्बिटल यूज करेगा ऑक्सीजन अपना 2p ऑर्बिटल, और मैग्नीज कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए, d। तो इसमें कैसी बॉन्डिंग होती है, d पाई p पाई बॉन्डिंग होती है, क्लियर है ये, वैसे भी मैं आगे लिखवा भी दूंगी, d पाई p पाई बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन अपना कौन सा यूज करता है बॉन्डिंग के लिए, p वाला ऑर्बिटल, मैग्नीज यूज करता है अपना d वाला ऑर्बिटल, तो ये कैसी बॉन्डिंग होती है, इसमें d पाई p पाई बॉन्डिंग होती है। आगे चलो, यस मैम। अब Yes, यहाँ पे ma'am. लिखो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका है ये मेरा बेटा, स्ट्रक्चर आप कर रहे हो पर मैग्नेट का और मैग्नेट का। तुम्हारे NCERT में भी बिल्कुल कुछ इसी तरीके से बना के रखा है, वो इसीलिए बना के रखा है ताकि बच्चों को पता रहे कि ये कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, कौन मेरा बेटा, पोटेशियम पर मैग, बेटा आज ही याद करके जाओ,
पोटेशियम परमैग्नेट होता है पर्पल कलर का, ऐसे आप याद रख सकते हो, परमैग्नेट पर्पल, परमैग्नेट पर्पल। और जो पोटेशियम मैग्नेट होता है दैट इज MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट है। अगर पोटेशियम मैग्नेट बोलोगे तो KMnO4 K2MnO4, ये होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, पर्पल मैम? कलर का और ग्रीन कलर का। यस बेटा। मैम ये MnO4 नेगेटिव और MnO4 2 नेगेटिव के नाम अलग अलग है? हाँ, ये है आपका पोटेशियम परमैग्नेट, ये है पोटेशियम मैग्नेट। ओके मैम। अभी तो यही तो बता रही थी तमनप्रीत, ये देख बेटा, यस मैम। ये रहा K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट होता है, KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट होता है, दोनों का नाम अलग अलग है। तो उसमें K2 बोले ना आपने, तो पोटेशियम के 2 बॉन्ड है इसका। क्या यहाँ पे भी कोड मैग्नेट लगा दो। आपने क्या बोले K2? अरे मेरा बेटा, ये K2MnO4 है और ये KMnO4 है, यस मिस। ठीक है। अब इसके बारे में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को मैंने बताने हैं। चलो तो यहाँ पे डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं बेटा यहाँ पे बना रही हूँ आपका KMnO4 का स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके बारे में पॉइंट्स हमें लिखने हैं। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी K2MnO4, फिर उसके मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है इनकी ज्योमेट्री क्या है, दोनों की टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। एक बार नजर भी मार सकते हो तुम स्ट्रक्चर पे, ये देखो 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इसका कलर क्या है, पर्पल है, और इसका कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की कितनी है बेटा मैग्नीज की, इसमें बताओ मेरे को। +7 +7 और इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 है। तो यहाँ पे D इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 हैं मैग्नीज में। मैग्नीज अगर +7 है तो इसमें D 0 है। और यहाँ पे कितने हैं मैग्नीज +6 में, D इलेक्ट्रॉन कितने हैं, D 1 है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है D में, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर भी शो करेगा। तो जो इसका ग्रीन कलर आता है वो किस वजह से आता है, कलर इज ड्यू टू, यहाँ पे लिखो DD ट्रांजिशन, हाँ वो तो होना चाहिए DD ट्रांजिशन, ठीक है। जबकि ये डायामैग्नेटिक है, क्या ये कलरलेस होगा क्या, नहीं मैम, अभी तो आपने कहा कि पर्पल कलर होता है, तो नहीं मैं इसमें कलर होता है, लेकिन वो कलर किस वजह से आता है अभी सिर्फ लिख लो, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ाऊंगी। LMCT की वजह से आता है बेटा, प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। LMCT की वजह से आता है। LMCT क्या है यहाँ पे, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर होता है। जो ये मैग्नीज की d ऑर्बिटल है ना मेरा बेटा, इसमें जो ऑक्सीजन है, जो कि मैं आगे आपको चैप्टर में बताऊंगी कि लिगेंड है, ये अपना पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर करता है। और जिसकी वजह से, ट्रांसफर करने की वजह से इसमें क्या आता है, कलर शो करता है। तो इसमें कलर किस वजह से आता है, LMCT की वजह से आता है। अभी सिर्फ लिख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें मैं बता दूंगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। और इसमें क्या याद रखोगे कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है दोनों में, वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, टी पाई बॉन्डिंग होती है। ये वाले पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जल्दी से इनको लिख लो, जल्दी से इनको लिख लो मेरा बेटा। और ध्यान रखना, जो चार्ज ट्रांसफर, अभी मैं बता रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होती है ना, उसमें जो आपके लोगों के वो बैंड्स आते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, मतलब कलर की जो इंटेंसिटी होती है चार्ज ट्रांसफर में वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू DD ट्रांजिशन। मैम ऐसा क्यों होता है, उसके लिए तो मैं ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी केमिस्ट्री में ठीक है। तो वो इतना ज्यादा मैं नहीं लेके जाऊंगी आपको आगे कि DD ट्रांजिशन में इंटेंसिटी कलर की क्यों कम होती है ना, LMCT में क्यों होती है, उतना नहीं जाना आप, ठीक है। लिख लिया ये सारी चीजें मेरा बेटा, जल्दी से लिखो एंड कीप गिविंग मी। यस एक मैम। बार जल्दी से थम्स अप कर दो, यस मैम हो गया है। ओम, सिद्रा,
महेश, अनिरुद्ध, यस मैम। अंकिता, अक्षरा, नम्रता। नम्रता है क्लास में? यस मैम। ओके नम्रता, ठीक है, हो गई बात, आगे चलते हैं। अब आगे आएंगी रिएक्शंस, एंड डोंट वरी, मैं आपको रिएक्शंस याद करवा दूंगी। अब रिएक्शंस में क्या क्या है, पहले इसको मैं अपने तरीके से समझाऊंगी मेरा बेटा। अगर आपने सुना हो तो KMnO4 बेटा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मतलब ये क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा। तो KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में भी रिएक्ट कर जाएगा, बेसिक मीडियम में भी कर जाएगा और न्यूट्रल मीडियम में भी कर जाएगा। क्या बोला मैंने, KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी कर जाएगा रिएक्ट, बेसिक मीडियम में भी कर जाएगा और न्यूट्रल मीडियम में भी कर जाएगा, ठीक है। अब KMnO4 इधर आओ, अगर वो एसिडिक मीडियम में, ध्यान से सुन लो, अगर आपका KMnO4 बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्गली, जब बहुत बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम मतलब तुमने कोई बेस डाला हुआ है, पीएच बढ़ा रखी है रिएक्शन की, ठीक है, तो वो किस में चेंज होता है, MnO4 2 नेगेटिव में। अभी लिख लो, ये अभी विद इन 5 मिनट्स तुम्हें ये याद भी हो जाएगा। अगर मान लो आप KMnO4 की रिएक्शन करा रहे हो कौन से वाले मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में अभी कर पाऊंगी एसिडिक वाला, या तुम बोल दो स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक मीडियम, थोड़ा सा हल्का सा एल्कलाइन मीडियम। अरे एक मिनट रुको, एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है तुम लोगों का, इसमें बनता है MnO2, ठीक है। अगर मान लो तुम KMnO4 की रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में, तो तुम्हें यहाँ पे मिलता है +2, Mn+2 में मिलता है। मतलब तुम देख रहे हो मीडियम चेंज करने से तुम्हारा प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। अब मैम ये हम लर्न कैसे करेंगे, चलो लर्न करवाती हूँ तुम्हें इसको। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैग्नीज में सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 की है ना जानवी? यस मैम। ठीक है, जानवी है क्लास में? हाँ है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैग्नीज +6 में है, यहाँ पे +4 में और यहाँ पे +2 में है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें N फैक्टर कितना है, तो कितने का बोलोगे N फैक्टर? सारे बच्चे बताओ मेरे को। कितना है? +6 है। +6। N फैक्टर कैसे निकालते हैं? +2 कैसे है? 7 में से 6 क्या 2 होता है क्या? 1 है। इसमें बताओ, इसमें कितना N फैक्टर? 3। और इसमें कितना N फैक्टर? M5। अब मैम ये याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक है, लिखो, इसकी ट्रिक लिखो। 1 3 5 बना, क्या बोल दिया मैंने, 1 3 5 बना। ये 1 3 5 क्या है, N फैक्टर है, और B मतलब बेसिक मीडियम, N मतलब न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, और A मतलब एसिडिक मीडियम। मतलब बेसिक मीडियम में N फैक्टर 1 होगा, न्यूट्रल मीडियम में N फैक्टर 3 होगा और एसिडिक मीडियम में 5 होगा। कैसे याद करना है, 1 3 5 बना, 1 3 5 बना, ठीक है। अगर बेसिक मीडियम में N फैक्टर 1 इलेक्ट्रॉन का, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर Mn+7 में है तो प्रोडक्ट में जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो +6 की होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? न्यूट्रल मीडियम में अगर 3 है N फैक्टर, तो KMnO4 जो कि +7 में है मैग्नीज, तो पक्का कोई ऐसा कंपाउंड बना होगा जिसमें मैग्नीज +4 में होगा, तो वो MnO2 है। अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन का नेट चेंज है, तो मतलब अगर Mn+7 में है तो कोई ऐसा कंपाउंड बना होगा जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा बेटा क्या रही होगी, +2 रही होगी। क्या ये याद हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या चीजें लिखती है। इधर देखो, उसने कहा कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 एसिडिक मीडियम में जाएगा, तो ये देखो MnSO4 बन रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, क्योंकि H2SO4 यूज किया ना आपने, तो Mn तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा MnSO4 के साथ, और पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपका बेसिक मीडियम है, तो देखो KOH लिया हुआ है उसने, बेस लिया हुआ है, तो इसमें देखो ये +6 में है और ये +7 में, N फैक्टर 1 आ गया,
ऊपर में क्या था, एन फैक्टर 5 था। न्यूट्रल मीडियम में क्या है, देखो +7 किस में चेंज हो रहा है, +4 में। न्यूट्रल मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है, या थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम है। तो कितने का एन फैक्टर है, 3 का है। तो मतलब ये एनसीईआरटी लिखती है, तुम्हें ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो मैंने करवाया वो याद रखिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. बढ़िया। ओके, आगे चलते हैं। अब तुम्हारी कुछ रिएक्शंस है, मैंने कहा ना KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी रिएक्ट कर रहा है ना, और बेसिक मीडियम में भी कर रहा है और न्यूट्रल मीडियम में भी कर रहा है। तो अब तुम्हारी एनसीईआरटी में रिएक्शंस लिखी हुई है कुछ, ठीक है, वो रिएक्शंस तुम्हें कर। एनसीईआरटी में कौन कौन सी रिएक्शंस है, एक तो एसिडिक मीडियम वाली है और है न्यूट्रल मीडियम वाली। बेसिक मीडियम वाली वो नहीं दे रहा है और ना ही आपको कर है। सॉरी, चलें करें स्टार्ट फिर हम। चलो पहले मैं इसको अपने तरीके से बताऊंगी। हाँ, पहले मैं इसको अपने तरीके से बताऊंगी, फिर हम एनसीईआरटी में तो देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो एसिडिक मीडियम का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा एसिडिक मीडियम में, जल्दी बताइए सारे मेरे को। Mn2+। 2+. Mn2+ में। ओहो, एन फैक्टर क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन। 5। चलो आगे आओ। अब मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। आप देख भी पा रहे हो कि +7 से +2 में जा रहा है, इट मींस ये खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, अगर आपका आयोडाइड है और वो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसको वो ऑक्सीडाइज करके I2 में चेंज कर देगा। पहली चीज, डोंट वरी मैं याद करा दूंगी। ये -1 में ये 0 ऑक्सीडाइज हो गया ना। अगर ऑक्सलेट ले रहे हो आप तो ये इसको किस में चेंज कर देता है, CO2 में चेंज कर देता है। अगर Fe+2 ले रहे हो तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा Fe+3 में। Fe+2 ग्रीन कलर का एनसीईआरटी लिखती है और ये येलो। ठीक है, अगर तुम्हारा सल्फाइड है तो ये तुम्हें किस में ऑक्सीडाइज कर देगी, इसको सल्फर में। अगर तुम्हारा नाइट्राइट है तो किसको ऑक्सीडाइज, किस में ऑक्सीडाइज कर देगी, ये नाइट्रेट में। सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। अगर तुम्हारा सल्फाइड है, यस मैम। सल्फाइड क्या होता है, SO3 नेगेटिव, तो उसको चेंज कर देगी सल्फेट में। कौन चेंज कर देगा, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर तुम्हारा टिन है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनस, इसको किस में चेंज कर देगा, Sn+4 में, जिसको हम बोलते हैं स्टेनिक। जैसे Fe2+ को बोलते हैं फेरस, Fe+3 को बोलते हैं फेरिक। जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली होती है उसको हम बोलते हैं इक लगाते हैं पीछे। जैसे Cu+ होता है क्यूप्रस, Cu+2 होता है क्यूप्रिक। ठीक है, तो ये है। अब मैम इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद ऐसे करोगे, आओ। एक आयोडीन को ऐसे याद करोगे, एक ऑक्स को, ऑक्सलेट को क्या बोलोगे, एक ऑक्स को, फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। एक मतलब आयोडीन है, आयोडाइड है, उसको आयोडीन में चेंज करेगा। ऑक्स मतलब ऑक्सलेट को CO2 में जाएगा। फिर मतलब Fe+2 होगा, Fe+3 में जाएगा। से यानी कि सल्फाइड होगा, सल्फर में जाएगा। न्यू मतलब नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट में जाएगा। सोंग मतलब सल्फाइट होगा, सल्फेट में जाएगा। सुनाओ मतलब टिन होगा, मतलब स्टेनस होगा, स्टेनिक में जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। मतलब क्या किया, अगर आप एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव की रिएक्शन इन सबसे कराते हो तो ये इन सबको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद को रिड्यूस कर देगा। लेकिन जब तुम एनसीईआरटी की रिएक्शंस देखोगे तो एनसीईआरटी में जब तुम देखोगे, अगर ओपन भी कर रखी है बुक, तो वो बैलेंस करके दे रखी है और वो तुम्हें बैलेंसिंग आनी चाहिए। अब ये बैलेंसिंग कहाँ से सीख के आते हो तुम, रिडॉक्स वाले चैप्टर में से।
तो मैं आपको एक की बैलेंसिंग बता रही हूँ, बाकी सब आपको आनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बैलेंसिंग वाला काम आपको थोड़ा सा आना चाहिए। चलो मैं देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखो मैं आपको एक का बैलेंसिंग करके दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो अगर आप MnO4 नेगेटिव को ले रहे हो और ये Mn2 प्लस में चेंज हो रहा है, ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4। लेफ्ट हैंड साइड कितने की कमी है, राइट हैंड साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन की कमी उतने क्या लगा दो, पानी लगा दो। लगा दिया 4H2O, बोलो ना। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं अब हाइड्रोजन की कितने की कमी हो गई, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे 8H प्लस लगा दो, ठीक है। अब टोटल चार्ज देखो कितना हुआ, यहाँ पे +8 -1 7 का चार्ज हो गया और यहाँ पे 2 का, तो कैसे बैलेंस करूं, यहाँ पे मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 7 - 5 2 होगा ना तभी, क्योंकि -1 + 8 +7 होगा, +7 - 5 कितना होगा, 2 होगा, तभी ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड। जल्दी बताओ। यस मैम। अभी यस मैम तो बोल रहे हो तुम, ये बैलेंसिंग पढ़ रखी है तो ही पल्ले पड़ेगा, बट फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ कि ऐसे ही करते हैं बैलेंसिंग, जो आप 11th क्लास में रिडॉक्स चैप्टर में करते हो। इसीलिए जो रिडॉक्स चैप्टर वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है और थोड़ा बहुत इसमें भी आता है। इतना हो गया। अच्छा, एन फैक्टर है 5 का। अब ये Fe+2 किस में चेंज हो रहा है मेरा बेटा, Fe+3 में, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो इसका एन फैक्टर है उसको इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर वाले का एन फैक्टर है इसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि नीचे वाली इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, ऊपर वाली को करना है 1 से। बेसिकली मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये 5Fe2+ बन जाएगा और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं है। अब ऐड क्या बनेगा, MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 प्लस 8H gives Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2। क्या यही बैलेंस्ड इक्वेशन आप लोगों को दी हुई है क्या आपके एनसीईआरटी में? यस। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग कहाँ से आई है, रिडॉक्स वाले चैप्टर से आई है, ठीक है। Fe2, ये देखो इधर आओ, तुम्हें क्या करना है, इधर आओ, देखो बैलेंसिंग तो आनी चाहिए, नहीं आई तो हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तुमसे फिर, ठीक है। लेकिन ये तो पता लगा सकते हो ना कि Fe+2 Fe+3 में होगा चेंज, और MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn2+ में, इतनी तो बातें आती है ना तुम लोगों को। yes, जैसे देखो I नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, I2 में चेंज हो रहा है। सल्फाइड किस में चेंज हो रहा है, सल्फर में। बस इन्होंने क्या किया है, रिएक्शंस को बैलेंस कर दिया है, ठीक है जी। चलूं आगे, चलो उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड को किसमें चेंज किया, CO2 में। अब वो पता क्या बोल रहा है, एक लाइन लिखता है एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, हालांकि वो बोल रहा है कि जो रिएक्शन होती है जिस, हाँ हाँ बोलो। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में जो आपने सल्फर वाला रिएक्शन बताया, तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आया, कहाँ पे, लास्ट वाली स्लाइड में, यही वाला बेटा सल्फाइड, कहाँ पे बोल रही हो, सल्फाइड वाला, ये वाला बोल रही हो, सल्फाइड तो ये है ना। नहीं, मैं जो सी रिएक्शन है ना, इसमें जो ऑक्सीजन आया है, हाइड्रोजन आया, वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ तो इसी की बात कर रही हो ना। हाँ, तो वाटर कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाया ना आप लोगों ने। तुम क्या सोच रही हो, यहाँ पे 4H2 आना चाहिए। नहीं, मैं इसमें समझ में आ गया। ये वाली जो बेटा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड से CO2 में चेंज हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो वो स्लो होती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो ना तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था ना हमने, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी।
तो बेटा जो Mn2 प्लस आयन प्रोड्यूस होता है ना इस रिएक्शन में ऑक्सैलिक एसिड वाले में, वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो वो क्या कर देता है, इसको स्पीड अप कर देता है। देख पा रहे हो, जो आपकी ये वाली रिएक्शन है ना मेरा बेटा, ये वाली, इधर देखो ये वाली, तो जो इसमें Mn2 प्लस होता है ना वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, मतलब खुद ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और रिएक्शन को फास्ट कर देता है। देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, के बाद HCHO के साथ कराओगे, ये क्या है तुम्हारा, फॉर्मेल्डिहाइड है। HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, सुना है इसका नाम पहले? यस मैम। अभी Yes, तो ma'am. तुम्हारी आवाजों से ना ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना कोई दूसरे ही प्लेनेट से इस चैप्टर को लेके आई हूँ और तुम्हारे सर के बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। HCHO भाई पढ़ा होना चाहिए भाई, क्यों नहीं पढ़ा? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं पढ़ाया था मैंने तुम्हें आयुपेक नोमेनक्लेचर? फॉर्मेल्डिहाइड यस मैम। ऑक्सीडाइज होके किसमें चेंज होगा, फॉर्मिक एसिड में चेंज होगा। ऑक्सीडेशन हो जाए ना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एसर्शन मतलब इंसर्शन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, I2 में। देख पा रहे हो, अगर तुम्हारा मान लो हेलोजन तुम्हारा Cl है या Br है या I है, तो वो किसको कन्वर्ट कर देगा उसमें, अगर Cl नेगेटिव है तो Cl2 में चेंज हो जाएगा, Br नेगेटिव है तो Br2 में चेंज हो जाएगा। अगर KMnO4 की आप रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, O2 मिलने वाला है। ठीक है, ये आपकी कुछ रिएक्शंस है, कुछ अलग से रिएक्शंस है, कुछ एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैंने आप लोगों को बता दी। मैम ये पढ़नी है क्या, और क्या, तभी तो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं बेटा न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम की। इसमें क्या बन रहा था MnO4 नेगेटिव से, MnO2 135 बना, 135 बना, MnO2 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि Mn+4 में होगा और N फैक्टर 3 का होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, इसमें भी सेम यही होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा ये स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में, अगर I नेगेटिव है तो बेटा इसको ये IO3 नेगेटिव में करेगा, आयोडाइड को आयोडेट आयन में चेंज करता है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को हमेशा दिमाग में ये रहता है कि मैम I नेगेटिव से I2 में जाएगा, बट न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में IO3 नेगेटिव में वो चेंज होता है। ठीक है, सल्फाइड को सल्फेट में ही चेंज करता है, जैसे तुम्हारा उसमें होता था एसिडिक मीडियम में, है ना। और किसको करता है, Mn+2 को MnO2 में चेंज करता है। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करोगे, एक थी मनीषा, इससे ऐसे याद कर सकते, सल्फाइड तो है ना, सल्फाइड तो थी, ठीक है, एक थी मनीषा, ऐसे करके याद कर सकते हो। ध्यान रखना, I नेगेटिव को किस में चेंज कर रहा है, वो आयोडाइड को आयोडेट में चेंज कर रहा है, सल्फाइड को सल्फेट में कर रहा है, Mn+2 को MnO2 में चेंज कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ एनसीईआरटी देखो क्या लिखती है, इधर आओ, इधर देखो मेरा बेटा, ये देखो MnO4 नेगेटिव की न्यूट्रल मीडियम में करा रखी है, खुद तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, और I नेगेटिव को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा आयोडीन की, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा क्या? मैम +5। हाँ, सोच के क्यों बोलते हो, यस +5 है। ठीक है, ऐसे ही देखो तो आपका थायोसल्फेट बोल दो, सल्फाइड बोल दो, तो थायोसल्फेट है, इसको ये किस में चेंज कर रहा है, सल्फेट में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि जो मैग्नेस सॉल्ट है, इधर देखो, इधर देखो, मैंने क्या बोला, Mn+2 को चेंज करते हैं MnO2 में, तो ये जो मैग्नेस सोल्ट है, इसको क्या बोल रहा है, मैग्नेस सोल्ट, किसी का सोल्ट है ये, जिसमें मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जिंक सल्फेट की प्रेजेंस में, ध्यान से सुन लो, द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन, मतलब अगर आप इसमें जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड डाल देते हो तो वो रिएक्शन को जल्दी करवा देता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं बना है बट बन सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में वो लिखता है कि जो पर मैग्नेट टाइट्रेशन होते हैं, मैंने कहा था ना कि MnO4 को टाइट्रेशन में यूज करते हो आप, अगर आपने लैब में टाइट्रेशन की है तो आप लोग H2SO4 डालते होगे उसमें, किसी को याद है क्या?
तो आप ma'am. में और एसिड oxalic acid भी यूज किसी करते के साथ भी रिएक्शन करा दो तो उसमें आप H2SO4 डालते हो, HCl नहीं लेते हो। अगर आप HCl लोगे ना बेटा तो HCl में Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में। तो अगर HCl ही नहीं रहा, Cl2 में चेंज कर दिया तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसलिए Yes, पर ma'am. KMnO4 की जो टाइट्रेशन होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज नहीं करते, H2SO4 को यूज करते, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2SO4। हो जाएंगी ये चीजें, एक बार फटाफट इसको कर लो। आई नो बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने अभी तक, है ना, इतनी इतनी रिएक्शन करा दी। अभी तक क्या क्या करना है मेरा बेटा, आपको ध्यान से सुन लो। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, जो सबसे पहली प्रिपरेशन मैंने कराई थी आपको, क्या कराई थी याद करो। MnO2 ले रहे थे, फ्यूजन मिक्सचर ले रहे थे, किसका, KOH और O2 का। आपको क्या मिल रहा था, ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट मिल रहा था। अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो पोटेशियम परमैग्नेट मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वाले इंडस्ट्रियल मेथड आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको ये बताया, उसके स्ट्रक्चर बताए। तो दोनों के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, दोनों का कलर किस वजह से आया, पैरामैग्नेटिक कौन है, डायामैग्नेटिक कौन है, कहाँ पे DT ट्रांजिशन की वजह से कलर आ रहा है, कहाँ पे आपका LMCT की वजह से कलर आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एल्कलाइन मीडियम में एन फैक्टर क्या होता है। इवन एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एसिडिक मीडियम में जो इक्विवेलेंट वेट होता है KMnO4 का, वो बता दो। तो आप लोग बता सकते हो ना, मोलर मास बाय एन फैक्टर करके। Yes, ma'am. ठीक है, तो एन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेसिक मीडियम में, और मोलर मास आप KMnO4 का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। सारी रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। बस एक ये भी याद ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम में तो आयोडाइड आयोडीन में चेंज होता है, बट न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड आपका आयोडेटाइन में चेंज होता है। क्लियर है ये सब? Yes, ma'am. ठीक है, एक ये क्वेश्चन करो, नीट 2019 में आया था। हैंड रेज करो जिनसे हो गया है। ओके, काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है। मोनिका, अक्षरा, अलजिया, जानवी, तमनप्रीत, अपूर्वा, सिद्रा, अंकिता। बाकी बच्चे? अपेक्षा? रानी क्या आ रहा है? वाओ, ऑप्शन ए। ऑक्सीजन के बाद डी ऑर्बिटल होती है क्या? मैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज की d ऑर्बिटल यूज हो रही है बॉन्डिंग। इसलिए देख ही नहीं रहा था ना। हैंड क्यों रेज किया फिर? ये वाला मैम पढ़ा, मैंने सोचा वो ऑप्शन ही होगा। जूम कर लिया करो। ये पढ़ो। क्या आ रहा है इसका आंसर? मैम सी। C option. मैम सी ऑप्शन।
ठीक है, यस सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलो आगे हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट और उसके मिला के करेंगे। फिलहाल इसके 2 ही क्वेश्चन आए थे अभी तक नीट में। पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा है कि इसको भी हम यूज करते हैं टाइट्रेशन में, बट ये लैब में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये कलर का होता है, कितना प्यारा सा कलर दिख रहा है ना, डीप ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज ब्राउन बोल दो इसको। उस कलर का होता है। ठीक है, बनता किससे है? ये क्रोमाइट ओर को यूज करके बनता है। ठीक है, क्रोमाइट ओर क्या है? FeCr2O4 है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यूज करके ही ये बनता है। कैसे बनेगा आइए दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले होता क्या है ना, ध्यान से सुनना, कैसे प्रिपरेशन करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कैसे प्रिपरेशन करोगे इसकी, ध्यान से सुनना। क्रोमाइट ओर को यूज करके आप, ध्यान से सुनो, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। क्रोमाइट ओर को यूज करते हो आप इसमें, इसकी प्रिपरेशन के लिए। किसकी प्रेजेंस में करते हो रिएक्शन बेटा? सोडियम कार्बोनेट और O2 की प्रेजेंस में करते हो। तो आपको क्या मिलता है इधर देखो, Na इसके साथ कंबाइन हो जाता है सोडियम क्रोमेट के साथ, और आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद CO2 बाहर निकल जाता है। पहला स्टेप क्या होता है ये देखो, कहाँ गया वो? ये दिख रहा है आप सबको क्या? यस ठीक है, तो एक रिवर्बरेटरी फर्नेंस होता है जिसमें ये रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, जो आपका क्रोमाइट ओर है, ये देखो, ये आपको दिखा भी रहा है ना, ये देखो जो ये पड़ा है, ये क्रोमाइट ओर है, दिख रहा है अंदर अंदर पत्थर जैसे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में मेरा बेटा? इसकी प्रेजेंस में, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ये रिएक्शन होती है और आपको क्या मिलता है यहाँ पे? सोडियम क्रोमेट मिलता है। ठीक है जी, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि हाँ, आपको मेरे को बेसिकली ये दिखाना था रिवर्बरेटरी फर्नेंस होता क्या है। ठीक है, पहला स्टेप तो यही होता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है, और जो ये सोडियम क्रोमेट होता है बेटा, ये होता है येलो कलर का। कौन से कलर का? येलो कलर का, दिख ही रहा होगा आपको, ये रहा। ठीक है, और ये क्या होता है? Fe2O3 क्या होता है? ब्राउन सॉलिड। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा? अक्षरा एक बार रिज्वाइन करो मेरा बेटा। और ये क्या होता है तुम्हारा? क्रोमाइट मैम किया। क्या हो गया? मैम किया रीजॉइन, लेकिन फिर भी नहीं दिख रही। नेटवर्क इशू हो रहा है फिर तो बहुत ज्यादा आई गेस वहां पे। कोई बात नहीं, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे दूसरा क्यों नहीं आ रहा? हाँ देखो, जो फिर ये आपको सोडियम क्रोमेट मिलता है मेरा बेटा, ये इम्प्योर होता है, इसको फिल्टर करके आप क्या कर लेते हो? प्योर कर लेते हो। देख रहे हो, येलो कलर का है ये। ठीक है जी, और ध्यान रखना आपको CO2 भी मिल रही है। CO2 क्या करता है, अगर तुमने बचपन में सुना हो तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, सुना है क्या? लाइम वाटर से पास करा दो तो मिल्की कर देता है, और एक्सेस ऑफ CO2 पास करा देते हो तो वो कलरलेस बन जाता है सॉल्यूशन। पहले ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, बट वो नहीं है अब। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा बेटा? जो तुम्हारा सोडियम क्रोमेट है, अगर तुम उसकी रिएक्शन कराते हो, किससे? एसिड से कराते हो, सल्फ्यूरिक एसिड अगर तुम यहाँ पे आप ले रहे हो, तो आपको क्या मिल जाता है? यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। देख पा रहे हो? ऑरेंज सा कलर है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो? सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगर KCl के साथ करा देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? फाइनली पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। ठीक है, और जब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है, इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में आपको मिलता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कलर दिखाया ना, वैसे। ठीक है, तो ये पूरा रहता है प्रिपरेशन। पहला क्या किया तुम लोगों ने? क्रोमाइट ओर को यूज किया। देखो ये फाइनली क्या था, इधर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये थी पूरी प्रिपरेशन। पहले क्रोमाइट ओर को यूज किया,
इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो तुम्हें क्या मिला, सोडियम क्रोमेट मिला जो कि येलो कलर का होता है। फिर उसकी रिएक्शन कराई एसिड के साथ, फिर तुम्हें सोडियम डाइक्रोमेट मिला जो कि कैसा कलर सा होता है, ऑरेंज कलर सा होता है। फिर इसको KCl के साथ रिएक्ट करके तुम्हें फाइनली पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल मिल जाते हैं जो डीप ऑरेंज कलर के होते हैं। ये पूरी प्रिपरेशन होती है। देख रहे हो सारे बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अरे चलो, हाँ तो यहाँ पे ये देखो ये कलर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड है, रेड ऑरेंज कलर का है। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद ये इस आयनिक का मतलब क्या है, देख पा रहे हो क्या? आयनिक का मतलब क्या है? आयनिक सॉलिड है ये, मतलब आप देख रहे हो इसको कैसे लिख पा रहे हो, O नेगेटिव K+। ठीक है, क्या होता है ये, K2Cr2O7। इसको आप क्या लिख सकते हो, Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, ये तो आपस में क्या बने हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। इनकी वजह से क्या है, इसको बोला गया है आयनिक सॉलिड बोला गया बस, लेकिन तुम्हारे ये काम का है नहीं। बस ये ध्यान रखना रेड ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, कई बुक में मिलेगा रेड ऑरेंज ब्राउन कलर। अब बात आती है मेन इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है रिकॉर्डिंग से कर लेना मेरा बेटा, मेरे को पता नहीं स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर करेंगे हम। क्रोमेट क्या होता है बेटा, CrO4 2 नेगेटिव। डाइक्रोमेट क्या होता है मेरा बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव। तो क्रोमेट का स्ट्रक्चर ये होता है। कुछ बुक्स बेटा ऐसे भी बनाती हैं इसका स्ट्रक्चर, ऐसे बनाती हैं कुछ बुक्स इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन NCERT कैसे बनाती है, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है। ठीक है, और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कुछ बुक ऐसे बनाती हैं, ध्यान से देखना, ऐसे। देख पा रहे हो मेरा बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब इसमें क्या करना है, इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना है, इसमें +6 है, इसको मैं हटा रही हूँ एक बार के लिए। और डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेरा बेटा, बताइए सारे बच्चे। +6. +6 है। +6. यहाँ पे भी क्या है, ये D0 है, यहाँ पे भी क्या है, ये D0 है, मतलब डायामैग्नेटिक है। हाँ या ना, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे भी ये डायामैग्नेटिक है, लेकिन डायामैग्नेटिक होने के बावजूद भी इनमें क्या है, कलर है। इसका कलर क्या है, येलो कलर है। और ये कलर किस वजह से आता है, वही LMCT से आता है, लिगेंड टू मेटल, जो मैं आपको कोऑर्डिनेशन में सिखा दूंगी। ठीक है, क्योंकि आपको लिगेंड ही नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं। ठीक है, लिगेंड वैसे थोड़ा सा मैं बता सकती हूँ। लिगेंड होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए। ठीक है, जैसे NH3 है ना, ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए। ठीक है, अभी इतना जान सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा इसमें भी ये क्या है, कलर किस वजह से आता है, ऑरेंज कलर LMCT. की वजह से ही आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। और क्या है बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई ब्रिजिंग नहीं है, दिख रहा है ना, कोई ब्रिजिंग नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो CrO ब्रिजिंग है। क्लियर है क्या? अब और क्या चीजें आती है, इधर देखो, इधर आओ। अगर मैं यहाँ की बात करूं, NCERT क्या कहता है, CrO Cr के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 126 डिग्री है। मैम ये याद करना है क्या? हाँ। और उसके अलावा वो क्या कह रहा है, जो ये CrO बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 179 पिकोमीटर है। लेकिन जो ये CrO बॉन्ड है ये वाली, वो 163 पिकोमीटर है। यानी कि सारी CrO बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं है। देख पा रहे हो ना मेरी बात, समझ पा रहे हो कि जो क्रोमियम, देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6, तो जितने CrO बॉन्ड है 6, वो सारे के सारे इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है क्योंकि बॉन्ड लेंथ सेम है। लेकिन जो ये वाला CrO बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। अगर मैं इसको X नाम देती हूँ और इसको Y नाम देती हूँ मेरा बेटा, तो X की बॉन्ड लेंथ क्या है, Y से ज्यादा है। और उसकी एक्सप्लेनेशन भी है मेरे पास, सुनना चाहते हो क्या? एक्सप्लेनेशन बताती हूँ मैं तुम्हें, कहाँ पे बनाऊं।
यहाँ पे सुनो, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, इधर देखो, एक तो आपके पास बेटा ये है, ये क्या है, क्रोमेट है, तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। अगर मैं इसको x बोलूं, इसको y बोलूं, तो x और y इक्वल है, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस। पढ़ा है ये तो सबने, मैंने पढ़ाया है इस ये सब। मैम हाँ। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ डाइक्रोमेट की, डाइक्रोमेट कैसा था, ऐसा, यही था। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्गेनिक आएगा, आई डोंट नो कि कितने बच्चों को ये चीजें पता है या नहीं पता है, बट एक बार मैं बता देती हूँ। बेटा देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। अब ये भी रेजोनेंस में जा सकता है और ये भी रेजोनेंस में जा सकता है ना। अब कौन जल्दी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज, अपने नेगेटिव चार्ज को खत्म करने जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, भागे भागे जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और अगर ये भागे भागे जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे जल्दी डबल बॉन्ड आएगा। इसके कंपैरिजन में ये जो है थोड़ा सा लेट जाएगा। अगर ये x है और अगर ये y है, तो मैं बोल सकती हूँ कि y की बॉन्ड लेंथ जो है छोटी होगी x से, क्योंकि y में जल्दी डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है एज कंपेयर टू x। तभी उन्होंने एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो ये बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी है और ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी है। अब हो सकता है आपको ये याद ही ना हो, पेपर में थोड़ी ना, हो सकता है याद ना हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, ताकि नोट्स में आप लोगों के लिए लिखा रहे कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो सारे बॉन्ड सेम नहीं है। जो एक्स वाला बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा है वाई से। और इसमें क्या है, अगर ये एक्स है, इधर देखो मेरा बेटा, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर हो गया इतना। यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम बस थोड़ा सा रह गया, ज्यादा है नहीं, देखो थोड़ा सा रह गया, 10 मिनट और लूंगी क्लास। हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर देते हो बेटा, तो तुम्हें क्या मिलता है, ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, पोटेशियम क्रोमेट में, और क्रोमियम का ऑक्साइड मिल जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, साथ ही साथ O2 गैस मिलती है। ये आपको थोड़ा सा याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट था पोटेशियम परमैंगनेट का। जब आप 5313 केल्विन पे ब्रेक करोगे, मतलब इतना टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या कहते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल है, ध्यान से सुन लो, क्लास तो मैं एक्सटेंड करूंगी। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। याद करो, जब आप सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KCl के साथ कराते हो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल मिलते हैं आपको। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट है ना, आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, पीएच पे। अगर तुम्हारा मान लो क्रोमेट है और अगर तुम उसकी पीएच कम कर देते हो, यानी कि एसिडिक मीडियम कर देते हो, तो वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। अगर तुम पीएच को बढ़ा देते हो तो वापस वो किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमेट में। ये देखो, ये मैं बोल रही हूँ, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अगर तुमने पीएच कम कर दिया, मतलब एसिडिक मीडियम कर दिया, तो वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। तुम पीएच बढ़ा दोगे, यानी कि बेसिक मीडियम कर दोगे, तो वापस वो क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और वो क्या कह रहे हैं, क्रोमेट हो या डाइक्रोमेट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, दोनों में क्रोमियम की सेम रहेगी। याद है एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था ऐसा कुछ, ये एनसीईआरटी में से आया, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का उसने पूछ रखा था। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है मेरा बेटा, इसको मैं रेस कर रही हूँ। उसके बाद है रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में। आपको पता है K2Cr2O7 भी क्या है, K2Cr2O7 भी क्या है मेरा बेटा, काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये भी क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। ठीक है। तो सिर्फ हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की एसिडिक मीडियम में, ना बेसिक मीडियम में बात करेंगे ना न्यूट्रल मीडियम में बात करेंगे। तो ये किसमें चेंज हो जाता है बेटा, ये देखो Cr2O7 2 नेगेटिव, ये किसमें चेंज हो जाता है, 2Cr+3 में। और इसका एन फैक्टर बेशक काउंट कर लो, 6 आएगा। कैसे 6 आएगा, बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए, क्या हो रहा है, मुश्किल लग रहा है क्या, +6 से +3 में गया,
यानी कि एन फैक्टर कितना चेंज आया 3 का, लेकिन वो 1 क्रोमियम के लिए आया है। कितने क्रोमियम? 2। ठीक है। अच्छा, और ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? अगर मान लो फेरस के साथ ट्रीट करवा रहे हो तो इसको फेरिक में चेंज कर देगा। आई नेगेटिव है तो I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। सल्फाइड है तो सल्फर में चेंज कर देगा, और स्टेनस है तो Sn+4 में चेंज कर देगा। याद कैसे करोगे इसको? फिर एक सॉन्ग सुनाओ से, फिर एक सॉन्ग सुनाओ। इसकी रिएक्शन याद करनी है। याद करो, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी तुम्हें ये चीजें करवाई थी, अगर तुम्हें याद हो। बैलेंस करना सिखाया था मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट वाली रिएक्शन को और इनको। कितने की कमी है? ऑक्सीजन की। 7 ऑक्सीजन की कमी है ना, लगा दो राइट हैंड साइड 7 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की कितने की कमी हो गई? 14, तो लगा दो यहाँ पे 14। और यहाँ पे कितने का आ जाएगा चार्ज? मुझे बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्या? 14 और 2 12, और यहाँ 6, यस 6 इलेक्ट्रॉन, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। अब नहीं आता तो मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं फिर। उसके बाद एक टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है मेरा बेटा, जो आपका, ध्यान से सुन लो, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, वो किसी आयनिक सॉलिड के साथ रिएक्ट करता है। आयनिक सॉलिड कुछ KCl हो सकता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो आपको क्या मिलता है? क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है। तभी इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। CrO2 Cl2 डीप रेड कलर के इसके प्रेसिपिटेट होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कोई मुझे बताएगा क्रोमियम की? ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताओ क्रोमियम की क्या होगी, निकाल के बताओ। मैम +8। यस, +8 हो रही है, वेरी गुड। +8 या +6? X -4 -2 +8 में तो कुछ आता ही नहीं। क्रोमियम मैक्सिमम +6 तक ही जा सकता है मेरा बेटा। हाँ, यस मैम। ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब आप बेसिक मीडियम में कराते हो तो आपको क्या मिलता है? क्रोमेट। पता है आपको, येलो कलर का होता है। जब आप क्रोमेट की रिएक्शन कराते हो लेड के साथ, अब लेड क्या है? यहाँ पे लेड एसीटेट हो सकता है। बेटा पढ़ना पड़ेगा इसको ना थोड़ा सा घर पे। तो आपको क्या मिल जाता है? लेड क्रोमेट मिल जाता है। और ये क्या होता है? येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। मैम ये याद करना है, ध्यान रखना। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कौन देंगे? जब तुम अपने लैब में करोगे ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, तो वहां पे तुम्हारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करवाया जाता है लैब में। नहीं करवाया तो टीचर को बोलना करवा के दो भाई। तो ये कौन से वाले कंपाउंड्स टेस्ट देंगे? आयनिक सॉलिड, ठीक है। जो आयनिक सॉलिड होंगे वही आपके ये टेस्ट देंगे। अब कौन कौन टेस्ट नहीं देगा? ये देखो, ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये टेस्ट नहीं देते हैं। कैसे याद करोगे? Ag, सुनो, प्यार हो गया, ऐसे करके याद करोगे। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। क्या नहीं कर देते हैं? ये टेस्ट नहीं देते हैं। AgCl, SnCl4, लेड क्लोराइड, मर्क्यूरी का क्लोराइड और HgCl2 ये नहीं देते हैं, ठीक है जी। एक बार पढ़ लो, पानी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ, ठीक है। क्या किया आपने? कोई आयनिक सॉलिड लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराई, पहले आपको क्रोमाइल क्लोराइड मिला, डीप रेड कलर का होता है। फिर आपने उसको बेसिक मीडियम मतलब कोई बेस के साथ ट्रीट कराया तो आपको क्रोमेट मिला। फिर आपने उसको किसी लेड के साथ, लेड +2 का मतलब क्या है कि जो भी आपने इसमें लेड का सोर्स लिया उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो लेड एसिड, मैं फिर बोल रही हूँ एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं है, कहीं तुम सोचो एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी में है ही नहीं है। तो वहां पे आपको क्या मिलता है? लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट पता है ना, जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो कि डिसोल्व नहीं होता। कौन कौन से कंपाउंड्स है जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते? AgCl नहीं देते, SnCl4 नहीं देते, लेड क्लोराइड नहीं देते, मर्क्यूरियस और मर्क्यूरी क्लोराइड नहीं देते। अजी सुनो, प्यार हो गया, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखो ये रिएक्शंस भी लिखी हुई है यहाँ पे, पढ़ सकते हो इसको तुम, ठीक है। और जो ये आपके सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो आपका सोडियम क्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट, वो ज्यादा सोलुबल होता है पानी में। और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसको हम यूज करते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड सुना है किसी ने?
जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होते हैं, जो आप टाइट्रेशन करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें आप अननोन वॉल्यूम पता लगाते हो। जो K2CR207 है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप अगर आपने कभी NaOH का वेट किया हो लैब में वेइंग मशीन पे, तो जो उसके छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, लैब में लिक्विड फॉर्म में भी पड़ा होता है, पैलेट्स भी होती हैं, ऐसे इसकी व्हाइट कलर की पैलेट्स होती है। तो कभी भी ना उसका एग्जैक्ट वेट नहीं होता। मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा NaOH का वेट करो 4 ग्राम, लेकिन तुम पता उसका वेट कितना करोगे? 6 ग्राम, क्योंकि वो फटाफट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आके मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका एग्जैक्ट वेट नहीं आ पाता। तो हम ऐसे वाले जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कभी भी हम उसको एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं करते हैं लैब में, कभी भी नहीं आप करोगे। ऐसे ही जो सोडियम आपका डाइक्रोमेट है वो भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं लैब में। ठीक है, बाकी सारे रिएक्शन तुम लोगों के सामने है। अब क्वेश्चन करो, 1 2 3 4 5, जल्दी आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन करो, मैं तभी छोड़ूंगी बेटा। क्या आ रहा है फर्स्ट का आंसर बताओ? ऑप्शन डी। वेरी गुड, जिसमें डी ट्रांजिशन भी होती है और पैरामैग्नेटिक, ये सारे बाकी क्या है? डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन मैंने तुम्हें करवाई नहीं है, हालांकि मैं बता देती हूँ बेटा। जो KMnO4 है, आपको पता है एसिडिक मीडियम हो Mn+2 में चेंज होता है। तो जब आप SO2 के साथ रिएक्शन कराते हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है? दूसरों को रिड्यूस करता है। रिड्यूस कर दिया ना KMnO4 को, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट में। ठीक है, और ये क्या करता है? पर्पल कलर का होता है ना ये KMnO4, ये SO2 गैस क्या करती है? डीकलराइज कर देती है, कलरलेस होता है Mn+2। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि नेम द गैस विच रेडली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, तो वो SO2 गैस होती है। ठीक है, बाकी मैं इस रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास में लिखवा भी दूंगी। ठीक है, ये वाला करो। H2O2 की रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में। मैंने लिखवाई होगी रिएक्शन, चेक करो। एसिडिक मीडियम में आपको पता ही है KMnO4 किस में चेंज होता है? Mn+2 में। यस। और क्या बनेगा साथ में? ऑक्सीजन। वेरी गुड, नीचे वाला करो। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट को आप छोड़ सकते हो अभी के लिए, बाकी बता सकते हो आप, मैंने करा दिया है। कौन बताएगा? सोडियम डाइक्रोमेट को प्रेफर करते हैं क्या? तो बस यही ये ठीक क्यों है? इधर देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डाइक्रोमेट है, ठीक है, अगर तुम पीएच क्या कर दोगे? कम कर दोगे, मतलब एसिडिक मीडियम कर दोगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। यस मैम। अगर तुम पीएच बढ़ा दोगे, ठीक है, एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर डाइक्रोमेट है, अगर तुम पीएच बढ़ा दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? क्रोमेट में। और अगर पीएच कम कर दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। यानी कि वो बोल रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में ऑरेंज है। हाँ ठीक है, क्योंकि जब तुमने पीएच कम किया तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज हो गया और ये ऑरेंज कलर का है। और जब तुम पीएच बढ़ा रहे हो तो ये सॉल्यूशन कैसा दिखेगा तुम्हें? येलो, क्योंकि वो क्रोमेट में चेंज हो गया। ये इसलिए बोल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिख लेना तुम्हें रट्टा। इधर देखो,
डाइक्रोमेट, क्रोमेट ऐसे लिख लेना, पीएच बढ़ा देना तो क्रोमेट बन जाएगा, पीएच कम कर देना तो फिर वापस से वो डाइक्रोमेट बन जाएगा। एक याद कर लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि इसमें तुम्हें फिर वो रिडॉक्स वाला मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। हालांकि ये एक न्यूमेरिकल टाइप समझ लो, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं मॉड्यूल के? सेक्शन ई में करने 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 से करने हैं। ठीक है, मैंने ज्यादा होमवर्क देखो नहीं दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा अपना 11th पे भी फोकस करें। ठीक है, क्या क्या करना है आपको, जितना मैंने आज आपको करवाया, मेन क्या है? क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैग्नेट और मैग्नेट, चारों के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना उनको। कलर किस वजह से आ रहा है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। रिएक्शंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। यस तो मैम। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट कर दूंगी तुम लोगों का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक तो हो गया,